नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण अधिनियम हम कह सकते हैं। ये वो अधिनियम है जिसके द्वारा भारत को अंततः ब्रिटिश सरकार की वर्षों की गुलामी से मुक्ति मिली और अंग्रेज़ों को मजबूर होकर के भारतीयों को स्वतंत्रता देनी पड़ी। सबसे पहले इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है, कैसे अंग्रेज़ सरकार इतनी मजबूर हो गई कि उनको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाना पड़ा, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डाल देते हैं हम, क्योंकि ऐसे पर्सन, छोटे छोटे पर्सन जो इससे जुड़े हुए हैं, वो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले CR फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला भी जिसे कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी द्वारा जुलाई 1944 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, बदले में कांग्रेस उनकी पृथक राष्ट्र की मांग का समर्थन करेगी। तो एक मुस्लिम लीग को एक ऑफर दिया गया कि आप जो है भारतीय स्वतंत्रता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो मांग की जा रही है उसका आप समर्थन कीजिए और बदले में आपकी पृथक राष्ट्र की मांग हम मान लेंगे। तो एक बहुत बड़ा ऑफर इसे हम कह सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि विश्व युद्ध के बाद एक समिति बनाकर यह निर्णय किया जाएगा कि कौन से क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है, उनमें उचित मताधिकार के आधार पर यह तय करने का अधिकार होगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पृथक रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ में। परंतु गांधी व जिन्ना में इस पर 18 दिन तक चर्चा होने के बावजूद भी जिन्ना इस पर सहमत नहीं हुए। जिन्ना को इस अवसर पर जब उनकी गांधी जी से इस मुद्दे पे CR फॉर्मूले पे चर्चा हो रही थी, गांधी जी द्वारा जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया गया। उन्हें बहुत अधिक महत्व दिया गया, या यूँ कह दीजिए कि मुस्लिमों का उनको एकमात्र नेता मान लिया गया, जिसे मौलाना आज़ाद ने भयंकर भूल की संज्ञा दी है। मौलाना आज़ाद समेत दूसरे मुस्लिम नेताओं का मानना था कि अगर जिन्ना को इतना अधिक महत्व जिन्ना को दिया गया तो अंततः भारत का विभाजन होगा, और वही आगे जाकर के हुआ। दूसरी जो समिति बनी वो है सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू, जिनका उल्लेख हम जो 3 गोलमेज सम्मेलन रखे गए उनमें हम देखते हैं कि वो भी उसमें शामिल हुए थे, गोलमेज सम्मेलनों में। तो तेज बहादुर सप्रू द्वारा ये प्रस्तुत की गई। इसमें पाकिस्तान की मांग को पूर्णतया अस्वीकार किया, परंतु इस पर भी सभी दल सहमत या एकमत नहीं हुए। वो स्वाभाविक भी है, मुस्लिम लीग जैसे दल जो पृथक पाकिस्तान की मांग को ही लेकर के आगे चल करके आ रहे थे, वो कैसे इसको स्वीकार कर लेते। तीसरी जो समिति उस दौरान आई, भुल्लाभाई देसाई व लियाकत अली योजना। 1945 के प्रारंभ में इन्होंने ये योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार अंतरिम सरकार में कांग्रेस व लीग बराबर संख्या में सदस्यों को मनोनीत करेगी व सरकार 1935 के अधिनियम से चलाई जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे भी नहीं माना। तो मुस्लिम लीग एक तरीके से हम कह सकते हैं हठधर्मिता पर उतर गई थी और उन्होंने इन सारे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आता है वेवेल योजना व शिमला समझौता। वेवेल योजना लॉर्ड वेवेल जो भारत के वायसराय थे, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई 14 जून 1945 में। भारत के लिए क्या कहते हैं इसमें, भारत के लिए स्वयं भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तथा अंतरिम व्यवस्था की जाएगी। तो भारत के लिए स्वयं भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक अंतरिम व्यवस्था, जो आप अगस्त प्रस्ताव में पढ़ते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, उसी को आगे ले जाते हुए इसमें कहा गया कि अंतरिम व्यवस्था की जाएगी। दूसरी बात जो इसमें, गवर्नर जनरल व मुख्य सेनापति को छोड़कर कार्यकारिणी में 6 सदस्य भारतीय होंगे। तो गवर्नर जनरल व मुख्य सेनापति 2 ही छोड़े, बाकी सारी कार्यकारिणी के अंदर ये कहते हैं कि भारतीय सदस्यों को हम ले लेंगे। स्वर्ण हिंदू व मुस्लिमों को इसमें बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात की गई, लेकिन मुस्लिमों को जितनी सीटें दी गई थी उस पे मुस्लिम लीग या जिन्ना उस पे अड़ गए कि वो सारे प्रतिनिधि हमारी तरफ से होने चाहिए,
वो कांग्रेस वाले मुस्लिमों को हम इसमें नहीं मानते। इस मुद्दे को लेकर के उनमें विरोधाभास रहा। स्वतंत्रता के लिए तिथि निश्चित नहीं की गई। इसमें भी यह नहीं बताया गया कि आपको किस तारीख को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। तो ये लॉर्ड वेवेल द्वारा, वेवेल योजना, इस पे विचार करने हेतु शिमला में वेवेल द्वारा मुस्लिम लीग व कांग्रेस की बैठक रखी गई। 25 जून 1945 को वो बैठक बुलाई गई, जिसे शिमला समझौते के नाम से हम जानते हैं। इसमें कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे नहीं माना। जिन्ना सभी मुस्लिम को चुनने का एकमात्र अधिकार चाहते थे, जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया। तो ये थी वेवेल योजना। अब वेवेल ने सितंबर 1945 को आम चुनाव की घोषणा कर दी इसमें, जिसमें कांग्रेस को जो 11 प्रांत थे उसमें से 8 प्रांतों में उनको बहुमत मिला। पंजाब, बंगाल व सिंध में लीग सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तो मुस्लिम लीग जो है वो पंजाब, बंगाल व लीग, ये सिंध जो है उनमें, क्योंकि उनमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, तो उनमें वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अंतरिम सरकार का गठन की बात करें हम, तो वायसराय वेवेल ने 12 सदस्यों, 5 कांग्रेस, 5 लीग, 1 आंग्ल भारतीय व 1 भारतीय ईसाई, इनको मिलाकर के अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया। 5 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू व 11 अन्य सदस्यों ने शपथ ली। मुस्लिम लीग पहले इसमें शामिल नहीं हुई, बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इस सरकार में शामिल हो गई। तो ये इस प्रकार अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसी के साथ में दूसरी जो गतिविधियाँ, आज़ाद हिंद फौज मुकदमे व नौसेना विद्रोह। आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की बात करते हैं हम। 1945 में इम्फाल में आज़ाद हिंद फौज की पराजय के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया व 22,000 कैदियों पर मुकदमा चलाया गया। पीके सहगल, शाहनवाज व गुरबख्श सिंह ढिल्लो पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। इनकी ओर से भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू व जवाहरलाल नेहरू ने पैरवी की। इन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उस समय चूँकि पूरे भारतवर्ष की जनता जो है और पूरी कांग्रेस पार्टी और सभी दूसरे दल भी इस प्रकार का माहौल उन्होंने बना दिया था कि अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ा इन सब को रिहा करने के लिए, तो इसलिए इसको लागू नहीं किया गया व अंततः सभी को रिहा कर दिया गया। इसी के साथ में दूसरा जो है नौसेना विद्रोह। 18 से 23 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसेना द्वारा अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध खराब खाने व नस्लीय भेदभाव को लेकर के भूख हड़ताल की गई। 22 फरवरी तक यह हड़ताल देश भर के नौसैनिकों तक फैल गई, या कह सकते हैं कि समुद्र के भीतर भी जो नावें थी वहाँ तक भी ये फैल गई। लोगों की भीड़ गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ने लगी और वो खाना भी लेकर के आए हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि दुकानदारों ने भी उनको ऑफ़र किया कि आपको जो भी सामान चाहिए वो आप ले सकते हैं। अंततः पटेल व जिन्ना ने आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करवाई, लेकिन गांधी जी ने इन दोनों की, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की, या कह सकते हैं हिंदू और मुस्लिम ऐसे नेताओं की, उन्होंने आलोचना की, क्योंकि उनका मानना था कि नाविकों ने जो हड़ताल की है वो हिंसात्मक हड़ताल थी। इसमें बाकायदा अंग्रेज़ सरकार द्वारा भी उन पर गोलियां बरसाई गई और जिनका जवाब नाविकों द्वारा गोले बरसा करके दिया गया। तो हिंसात्मक आंदोलन था और उसका गांधी जी ने उनकी निंदा करते हुए कहा कि इसमें जो है इन पार्टियों को शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन पटेल व जिन्ना के प्रयासों से वो हड़ताल समाप्त कर दी गई। अब आगे आता है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा व माउंटबेटन योजना। प्रधानमंत्री एटली उन्होंने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि कांग्रेस 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा की हर हाल में जून 1948 से पहले भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया जाएगा व भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। ब्रिटिश सरकार ही यह निश्चित करेगी कि उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाए। तो ये वो दौर था जब कांग्रेस व लीग के मध्य मतभेद बढ़ रहे थे। भारत में सांप्रदायिक तनाव हम कह सकते हैं कि चरम पे था। तो एटली द्वारा वहाँ पे सदन में ये घोषणा की गई कि 20 फरवरी 1947
के दिन उन्होंने घोषणा की कि हम जून 1948 से पहले पहले भारत में भारतीयों को सत्ता सौंप करके यहाँ से चले जाएंगे। तो उसी को यथाशीघ्र सही स्वरूप देने के लिए माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके उनके द्वारा भेजा गया। तो यह है माउंटबेटन योजना। यथाशीघ्र सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को उनकी योजना प्रकाशित हुई, जो इस प्रकार है। प्रथम बात, भारत का विभाजन भारतीय संघ व पाकिस्तान में कर दिया जाए और इसके लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन कर दिया जाए। सीमांकन के लिए रेड क्लिफ आयोग। तो भारत का विभाजन प्रथम बार माउंटबेटन योजना में विभाजन को स्वीकार किया गया। दूसरी बात क्या कहते हैं, इन राज्यों की सीमा निश्चित करने के पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह करवाया जाए। तो इन दोनों में जनमत संग्रह की बात उनके द्वारा कही गई। तीसरी बात वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की संविधान सभा 2 हिस्सों में बांटी जाए, जो अपने अपने लिए संविधान तैयार करें। दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात उनके द्वारा कही गई। संविधान सभा को 2 हिस्सों में बांटे और वही फिर आगे चल के उनको कहा गया कि वही उसमें प्रशासन का काम करेगी। देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी, वो जिसके साथ मिले या स्वतंत्र रहे। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया कि भारत के विभाजन का उनके द्वारा एक प्रसंग आता है कि उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत का विभाजन जो है वो मेरे लाश पर से होगा। लेकिन अंततः पटेल व नेहरू द्वारा प्रयास करने पर उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। और कारण ये था कि उस दौरान भारत में सांप्रदायिक तनाव जो थे वो बहुत ज़्यादा चरम पे हम कह सकते। तो उनको मजबूरी में इस प्रस्ताव को मानना पड़ा और जिसके लिए मौलाना आज़ाद ने भी उनकी आलोचना की थी। तो देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि वो जिसके साथ चाहे मिले या स्वतंत्र रहे। और अंततः ये योजना, इसको कह सकते हैं कार्य रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। माउंटबेटन योजना के आधार पर तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में ये प्रस्ताव रखा गया और जो 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। तो कितने कम समय में उन लोगों ने, जो ब्रिटिश संसद है, उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया। तो ये बताता है कि उन्होंने ये सोच लिया था कि अब भारत को जल्दी ही हमें आज़ादी देनी है। इस अधिनियम में कुल 29 खंड व 2 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की प्रमुख बातें इस प्रकार है। प्रथम, 15 अगस्त 1947 को भारत व पाक का विभाजन व सत्ता हस्तांतरण। तो एक दिनांक जो कह रहे थे वो जल्दी हम देंगे, जून 1948 से पहले वो दिनांक उनके द्वारा दी गई 15 अगस्त 1947। दूसरी बात, देशी रियासतें किसी में भी शामिल हो सकते, तो जैसा माउंटबेटन योजना में कहा गया उसी को इसमें कंटिन्यू रखा गया। तीसरी बात, दोनों देशों की संविधान सभाओं को सत्ता सौंप दी जाएगी। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया उसका विभाजन कर दिया जाए और दोनों देशों की संविधान सभाओं को सत्ता सौंप दी जाए। चौथी बात इसमें कही गई है कि दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे और जिनकी नियुक्ति सम्राट करेंगे। तो सम्राट द्वारा ये कह सकते हैं कि अंतिम हस्तक्षेप इसे हम मान सकते हैं कि उनके द्वारा गवर्नर जनरल यहाँ पे रखने की बात कही गई। पांचवी बात, दोनों के विधानमंडल को पूर्ण विधायी शक्तियाँ दी गई। तो विधायी कार्य जो हैं जितने भी विधेयक संबंधी, उन सब में उनकी विधानमंडल को पूर्ण शक्तियाँ दी गई। देशी रियासतों पर अंग्रेज सरकार की सर्वोपरिता का इसमें अंत कर दिया गया। भारत मंत्री पद का समाप्त करना। भारत मंत्री पद जो एक बहुत बड़ी बाधा माना जाता था इसके अंदर कि उनके द्वारा भारत में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, तो उसको इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। और अंतिम बात, पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत शामिल होंगे। तो ये हिस्से पाकिस्तान में जाएंगे और जो बाकी बच रहा है वो सारा हिंदुस्तान में रहेगा। ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसके मूल्यांकन की बात करें तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार क्या है, किस आधार पे यह अधिनियम लाया गया। दूसरा प्रश्न, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, ये किसका कथन है। तो किन्होंने माउंटबेटन योजना के संदर्भ में ये बात कही थी कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए और होगा तो मेरी लाश पर से होगा। तीसरी बात, तीसरा प्रश्न जो इसमें है, शिमला समझौता कब हुआ था। और चौथा प्रश्न, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं, बाकी इसमें बहुत सारे प्रश्न
बन सकते हैं। तो ये था आज भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। धन्यवाद।